शुक्ला जी, समझ नहीं आ रहा है कि जब बीजेपी इतनी लबालब और लबरेज है आत्मविश्वास से, तो आपको चिराग पासवान, इन छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत आखिर क्यों बन रही है? इधर देखिए, 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे विपक्ष के, और माना जा रहा है सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी मोदी के घेरेबंदी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत जनसंघ के जमाने से गठबंधन धर्म के निर्वाह के लिए जानी जाती है, और गठबंधन इस देश में गठबंधन की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समन्वय से प्रारंभ हुई थी 1960 के दशक में। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन की सरकार को सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करने में सफलता हासिल की थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 282 सीटें 2014 मिली, तब भी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के सारे साथियों को सरकार में स्थान दिया, और 2019 में जब हमारे पास 303 सीटें हुई तब भी स्थान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान करके अपने गठबंधन का विस्तार करने की योजना में लगी रहती है। हाँ, कांग्रेस ने हमें कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। गठबंधन उसने 1980 में चौधरी चरण सिंह के साथ 1979 में बनाया, और चौधरी चरण सिंह के साथ जो है घात कर दिया। उसने जो है गठबंधन चंद्रशेखर जी के साथ बनाया, सरकार स्थापित की, घात कर दिया। देवेगौड़ा जी के साथ घात कर दिया, इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ घात कर दिया। लालू जी 2004 में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। 2009 में किस तरह से उनको जो है सरकार में से मंत्रिमंडल, वो गठबंधन में तो रहे, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी जैसे सीटों की संख्या घटी, उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का विस्तार करती है और उसका निर्वाह करती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ स्वयं गठबंधन नहीं तोड़ा है। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं जब वो कह रहे हैं जोड़ने की बात, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग उधर जुड़ रहे हैं। यहां पर तो जो आपके साथ थे, प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे सर उस दिन शरद पवार के साथ पटना में, और अब वो अजीत पवार के साथ शामिल हो गए हैं। और अजीत पवार तो खैर जो कर चुके हैं वो कर ही चुके हैं, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल उस दिन बैठे हुए थे। आपका कुनबा क्या बिखर रहा है, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार का कुनबा? देखिए, कुछ दिनों पहले तक था बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत, लेकिन अब वो झूठ बेनकाब हो चुका है। शिमला समझौते के बाद, बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति में आई। उसके बाद यूपीए बना। यूपीए की गठबंधन की राजनीति 10 साल चली और खूब मजबूती से चली। हमारे कोई साथी अलग नहीं हुए और खूब ईमानदारी से सरकार चली। तो अब ज्ञान थोड़ा बढ़ाना था। हमने कहा झूठ सबसे मजबूत हुआ करता था। अब लोग समझ गए हैं कि इन लोगों को सिर्फ झूठ बोलना है। इनके गठबंधन का हश्र ये है कि जो इनके ट्रेडिशनल अलायंस थे, जिसका जिक्र कर रहे थे लोहिया जी और दीनदयाल जी या पता नहीं कौन जी, उस समय के इनके साथी इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि वर्तमान का जो निजाम है इनका, वो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता है। तो ये तो एक सच्चाई सामने रख दी। अब देखिए, देश जान चुका है। इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए। और यही कारण है, आज तो बीजेपी के लोग बोलते हैं, अंजना जी, मोदी जी कभी मास्टर हुआ करते थे, अब तो डिजास्टर हैं। अच्छा, किसने क्योंकि बोला? वो सिर्फ बोलते हैं। किसने बोला? लोग, जनता बोल रही है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूं, लोग खोल दीजिए, नाम ले जनता लीजिए। बोल रही है। अरे बता रहा हूं, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, लोग जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि कौन सी चीज सही बोलते हैं बताइए ना। आप बता दीजिए, मोदी जी पिछले 9 वर्षों से जिन चीजों का जिक्र किया, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, डॉलर, रुपया, 100 स्मार्ट सिटी, गंगा मैया की सफाई, काशी क्योटो, दाऊद, सब चीजों का कभी मोदी जी ने जिक्र किया? क्यों नहीं करते हैं? अगर किए होते तो ठसक के बोलते कि भाइयों बहनों, देखिए मैंने आपके खाते में 15 लाख डाल दिया ना, देखिए मैंने गंगा मैया की साफ कर दिया ना, काशी को क्योटो बना दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, किसानों को 2 गुनी कर दी ना, मेट्रो चला, बुलेट ट्रेन चला दी ना,
चीन को लाल लाल आंख दिखा के भगा दिया ना, पाकिस्तान को रगड़ दिया ना, डॉलर को जमीन पे ले आया ना, गैस को पेट्रोल के दाम धरातल पे ले आया ना। यही सब तो बोले थे करने के लिए। अगर वो किए होते ताजिए बोलते। ठीक है, और प्रेम शुक्ला यही जी नहीं जवाब किया, दीजिए, फिर मैं इसलिए जाऊंगी। डिजास्टर हो रहे हैं। फिर मैं जाऊंगी इनके हमरंग अनुराग भदौरिया जी के पास। हाँ जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं, जो उठते बैठते सोते जागते झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम वो जो कोर्ट है सर्टिफाइड। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार की सफलता को विफलता साबित करने के लिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लिख के माफी मांगी थी इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोला था और गालियां देने के लिए गालीबाज सजा याफ्ता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी गालीबाजी के अपराध में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इनके अध्यक्ष जो हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का आप किसी के नेता को नहीं पा सकते जो किसी को गालीबाजी करके सजा याफ्ता हो गया हो। 420 केस से पहले से ही हालांकि बेल पे थे वो, एक बात। दूसरी बात जो है, अभी महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं साहब। बेरोजगारी इसी वर्ष 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग सिर्फ ईपीएफओ अकाउंट में उनके पैसे डिपॉजिट हुए, यानी 1.5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनके एम्प्लॉयज ने उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, ये आंकड़ा 6.5 करोड़। पूरे 2014 तक 1947 से 2014 तक 6.5 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट और सीधे 1.5 करोड़ अकाउंट एक साल में जुड़ना इस बात का संकेत है कि हमने रोजगार सृजन किया। और अगर 1.5 करोड़ सृजन एक वर्ष में ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका कई गुना होता है। तो 2 करोड़ रोजगार का तो हमने निश्चित तौर पर जो आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया था पूरा किया। महंगाई आपके जमाने में 10% की दर पे थी, आज वो 4.5% मुद्रास्फीति की दर है। हमने महंगाई को भी नियंत्रित करने का दावे दोनों तरफ से आप लोग चुनावी भाषण में कीजिएगा। हमको सफलता भी मिली। अनुराग भदौरिया जी, आज आप हमरंग बने हुए अखिलेश जी के, जी जी, हमरंग कैसे बनिएगा उत्तर प्रदेश में हम साथी बनने के लिए? एक सेकंड, जो कोर 3 विषय निकाले गए हैं बैठक के लिए, उसमें तीसरा विषय है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जिसमें हर राज्य में टीम बनाई जाएगी। जी, कैसे तय होगा? क्या आपका दावा छोड़ देंगे सभी सीटों पर लड़ने से? देखिए सवाल ये, कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को, अगर मायावती भी जिधर भी रहती हैं वो, किसको किसको आप टिकट देंगे, सीट देंगे? देखिए एक बात तो तय है, आपने देखा होगा विपक्ष की एकता से भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। 2024 में उनकी हार भी सुनिश्चित है, उन्हें इस बात का अंदाजा है। इसीलिए देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। वो हमारी चिंता कर रहे हैं, विपक्ष की चिंता कर रहे हैं, जबकि उनको चिंता किसकी करनी चाहिए थी अंजना जी? चिंता करनी चाहिए थी कि देश की आज हालत क्या है, उसके बारे में जनता की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की चिंता लगी है। अब महंगाई दर दिखाने लगे अभी आपको। मैं इनसे पूछता हूं कि गरीब व्यक्ति जब घर से अपना झोला लेके 500 का नोट किसी तरह से पॉकेट में डाल के बाजार जाता है तो उसको टमाटर 150 रुपए खरीदने पड़ते हैं, वो उससे नहीं पूछता कि सर बताइए महंगाई दर क्या है, अभी महंगाई दर क्या चल रही है। उससे 150 रुपए देने पड़ेंगे अगर उसे टमाटर खरीदना है, उसे दाल खरीदना है तो उसे 150 रुपए 250 रुपए देने पड़ेंगे तब उसको दाल मिलेगी। अगर उसे मिर्च खरीदना है तो भी उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे तो मिलेगी। तो महंगाई आम आदमी के सामने एक डायन की तरह खड़ी हुई है, जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बोलना नहीं चाह रहे। महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरते हैं। आपने सवाल सुना क्या? हेलो, आपको टॉपिक बताया क्या था कि आज के परेशान डिबेट क्यों का है? ये तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन एक बार तो टॉपिक पे बोल मैं दीजिए आपके ना। टॉपिक पे, अरे 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की जो बैठक, टॉपिक पे बोलूंगा। अच्छा कब? पूरा फुटेज खा टॉपिक लीजिएगा पे उसके बोलूंगा, बाद। लेकिन जनता को पता चले तो कि भारतीय जनता पार्टी टॉपिक पे नहीं रहती है। अरे हम तो टॉपिक पे ही रहेंगे, अभी आ जाएंगे 30 सेकंड में टॉपिक पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल में अपने टॉपिक पे नहीं आई जी। अब विषय पे तो 9 साल से नहीं आई वो। हम तो अभी 30 सेकंड में आपके विषय पे आ जाएंगे कि आपका सवाल यह है कि विपक्ष की एकता कैसे होगी, आपका सवाल है कि आपस में सीट का समन्वय कैसे होगा, यही तो आप जानना चाहते हैं ना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। और वो जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कैसे होगा, वो होगा।
तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कोई ना कोई रास्ता, भी दूसरी मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग होगी, मीटिंग में नेतागण बैठेंगे, वो अपनी चर्चा कर लेंगे, किसको कहां कैसे तय होगा, कौन कहां कैसे लड़ सकता है, किसके कहां कैसे व्यवस्था हो सकती है, वो एक अलग मसला है। पहले हमारी विपक्ष की मीटिंगें हो रही, वो मीटिंगों में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता है कि कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत है, कहती है, उससे तो विपक्ष की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। वो हमारी एकता से परेशान होके वो अपनी एकता खोजने लगे। वो वहां जल्दी महाराष्ट्र में गए, बढ़िया हमको और जल्दी गठबंधन बनाने, एनसीपी तोड़ के लाओ, जल्दी से आओ, क्योंकि हमको अपना कुनबा बड़ा करना है, क्योंकि विपक्ष का कुनबा बहुत बड़ा हो गया, उसको जनता का सपोर्ट है। हाँ, बीजेपी के पास जनता का सपोर्ट नहीं है, तो नेताओं का सपोर्ट लेने लगे, विधायकों का सपोर्ट लेने लगे, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बनाने लगे। लेकिन वो भूल गए हैं कि नेताओं को तोड़ने से कभी सरकारें नहीं बनती हैं। सरकार जब चुनाव होता है तो जनता वोट देती है। जनता इनसे दूर भाग चुकी, क्योंकि जनता की बात नहीं करना चाहते। वही मैं आपसे बताना चाहता हूं। अब बिहार में चिराग पासवान के लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो पुराने दल इनके चले गए, जो छोड़ के जो इनके कभी गठबंधन में हुआ करते थे, उनको देखना किस तरह से डोरे डालना इन्होंने शुरू किया। क्या अनुराग जी सही कह रहे हैं, बदल गई है। क्या नर्वसनेस में बीजेपी अब तमाम राज्यों में ओवरबोर्ड जा रही है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए? और पासवान जी भी मुस्कुरा रहे थे, चिराग पासवान आप भी मुस्कुरा रहे हैं, वाजपेयी जी, डील हो गई क्या मंत्री पद? अरे सुनिए ना, अरे अंजना जी सुनिए, इतना आसान नहीं है। देखिए 2014 से इनकी 282 सीटें आई थी 2014 में। हाँ। इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की, लेकिन उन्होंने हमको मान सम्मान दिया रामविलास पासवान जी को मंत्री बना के। 19 में 303 हो गई, फिर भी गठबंधन के साथियों को रखने की इन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए गठबंधन को निभाना कोई आसान काम नहीं है। हम तो दोनों गठबंधन में रहे हैं, यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं। यूपीए वालों ने क्या सलूक किया था हमारे साथ, हम बताएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे और जनता भी ताज्जुब करेगी। क्या किया था? इसलिए हमें ये ना सिखाए। 1.5 महीने तक सोनिया गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था मिलने का। क्या क्या बताऊंगा, छोड़िए आप उसको, जो राज है उनको राज रहने दीजिए, छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की जो बात आप कह रहे हो, जो आपका मुद्दा है, कैसे गठबंधन होगा? उसमें बेसिक एक लड़ाई सीधी साधी है जो हर कोई समझ सकता है। कांग्रेस के गर्भ से जो पार्टियां पैदा हुई हैं वो कांग्रेस का वोट खा गई। अब कांग्रेस उस वोट को वापस लेना चाहता है, चाहे ममता बनर्जी की बात है, चाहे अरविंद केजरी की बात है, या वहां आंध्रा में किसी की बात है, वहां केसीआर की बात है। तो पहले इस मुद्दे को सुलझाओगे कि इसका सुलझना नामुमकिन है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि अपनी पार्टी को बढ़ाए, अपने पार्टी के मेंबर्स बढ़ाए, एमपी बढ़ाए, एमएलए बढ़ाए, कॉर्पोरेटर बढ़ाए और जनता के बीच में अपने वोट बढ़ाए। तो अगर ये आपसी द्वंद्व रहेगा तो कैसे होगा? और हम इससे आगे निकल गए। हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो थोड़ी देर को ये बेमोल गठबंधन हो भी जाए, जेल जाने के डर से हो जाए, ईडी सीबीआई के डर से हो जाए, भ्रष्टाचार के नाम पे इकट्ठे होकर बचे जेल जाने से इसलिए हो जाए, तो क्या होगा? शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बताया, अभी सबके नाम गिना दिए। ये कांग्रेस किसी गठबंधन की सरकार को चलने नहीं देती है, ये इनका इतिहास है। 18 महीने, 16 महीने, 22 महीने, तो जनता इस प्रयोग को देख चुकी है। ये प्रयोग चलने वाला नहीं है। और अभी अब अनुराग भाई ने भी कहा कि भाई वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, उसमें बात मत करिए, वो हमारा मसला है। जब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई इनके पास सिलसिला नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई उसको आपसी में विरोधाभास है, महत्वाकांक्षा है, प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा, सब एक से एक, 2-2, 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, सबके अंदर अभिलाषा घुसी हुई है। तो ये क्लैशेस की वजह से गठबंधन कैसे होगा? और हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का जहां तक सवाल है, चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, नड्डा साहब रैली कर रहे हैं, हर मंत्री को भेज दिया क्षेत्र में। वो चुनाव से पीछे नहीं भागते, कहीं का भी चुनाव हो, और विकास गिनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने परसों भी कह दिया, ठीक है, कि भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बता दिया एनसीपी को।